तो हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो हमारा वीडियो है वो ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश का थर्ड पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक है उस पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें पहले वीडियो में हमने कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें जो यूनिट 4 से लेकर और 6 के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7 मार्क्स 14 मार्क्स पर, उस पे हम लोग डिस्कस किए थे। और अगले वीडियो जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हम लोग बेसिकली क्वेश्चन बैंक के ऊपर डिस्कस किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पर। और ये हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक है, जिसे देखने के बाद आपके मन में जितने भी आशंकाएं हैं एग्जाम अपने एग्जाम को लेकर कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से उसे लिखना है, ये सब दूर हो जाएंगे। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। तो शुरू करते हैं। द टीम पहला पार्ट है इसमें। जो पहला पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन वाला होता है, जिसमें हमें 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो आप 7 नहीं, जितने क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं उतना आप अटेम्प्ट करके आइए। यदि आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये इसका आंसर होगा, अब मान लीजिए जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया, ठीक, तो ऐसा देखा गया है कि कभी कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो आ जाता है, या कभी कभी क्वेश्चन बदल के भी आता है। तो यदि आपको उसमें पूर्ण रूप से यदि आशंका है उस प्रश्न पे कि इसका आंसर ये नहीं होगा ये होगा, तो उससे मतलब 2-4 अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आइए। इसमें ऐसा नहीं है कि निगेटिव मार्किंग है, ये वो होता है ना, तो ये सब इसमें नहीं है। तो जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, हो सकता है कि यदि आप किसी विषय में फेल हो रहे हो 2-4 मार्क्स के चलते, तो इधर जो टीचर होगा वो एक बार पीछे की तरफ देख लेंगे। यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मतलब मेल बन जाता है तो उतना करके आपको पास कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको मतलब यदि सही बन जा रहा है तो उतना ही बनाकर छोड़ देना है, 7 ही। अगर आशंका है कि नहीं हमारा सही नहीं है तो आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। The team of researchers, uh, along with their supervisor, dash scheduled to arrive tomorrow for the conference. ये शेड्यूल किए हैं, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें हम इज लगाएंगे, ठीक। डी नंबर पोर्शन है हमारा, द नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर टाइम टेबल अवेयर ऑफ द सडन चेंज इन द टाइम टेबल। तो इसमें हम लोग करेक्ट वन इज इसमें भी हम लोग लगाएंगे, ठीक। अगला है सी, इफ एनीवन कॉल टिल दैट आई विल रिटर्न देयर कॉल इन द आफ्टरनून। तो इसमें देम हो जाएगा, ठीक। अगला है डी नंबर, नाइदर राज नॉर हिज ब्रदर ब्राउट आईडी कार्ड टू द एग्जामिनेशन हॉल। तो इसमें डियर हो जाएगा, ठीक। ब्राउट डियर आईडी कार्ड, यहाँ पर मतलब छूट गया है ब्लैंक करना, डियर आईडी कार्ड। तो यहाँ पर ब्लैंक रहेगा और यहाँ पे हमको डियर करना है, ठीक। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कोर कंटेन अ रेडंडरी। ओके, तो इसमें कौन सा है जो रेडेंडरी को कंटेन कर रहा है? तो इसमें ही मेड अ फाइनल कंक्लूजन आफ्टर द मीटिंग। तो यहाँ पर इसका करेक्ट वन ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हम इसे डिटेल्स में नहीं जानेंगे, और पिछले जो हमारा वीडियो है जो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है वहाँ पर हमने रिडंडेंसी के बारे में अच्छे तरह से जाना है एग्जाम्पल के साथ, तो वहाँ पर आप इसको जाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द रिडंडेंट एक्सप्रेशन इन द सेंटेंसेस वी शुड ऑल गेदर टुगेदर एट 6 PM फॉर फेयरवेल पार्टी। तो यहाँ पर देखिए रेदर गेदर और टुगेदर, ये जो गेदर और टुगेदर है ये दोनों एक ही साथ है, तो यहाँ पर केवल एक ही का उपयोग कीजिए, ठीक। यहाँ पे टुगेदर हो जाएगा हमारा। जी है, चूज द सेंटेंसेस दैट इज फ्री ऑफ रिडंडेंसी। ये ऊपर से आ जाया था ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, वी शुड प्लान फॉर द ट्रिप। यहाँ पर कोई भी रिडंडेंसी नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन इज करेक्ट वन फॉर थर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। ओके,
अगला जो है हमारा, बाय द टाइम ऑफ मूवी स्टार्टेड वी डैश फॉर मोर देन हाफ एन आवर। तो यहाँ पर हम हैड बीन वेटिंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है आई कि इफ सी डैश अर्लियर शी वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। सो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इफ शी हैड लेफ्ट अर्लियर शी वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। ये नंबर है कि दे द न्यू सिस्टम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, सो दे हैव इम्प्लीमेंटेड द न्यू सिस्टम यहाँ पे द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन वाला आ जाता है, तो इसमें हमें ये जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली 14 मार्क्स में आएगा। ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो ये 14 मार्क्स में आएगा। ठीक, और इसमें हमें कहा गया है एक फॉर्मल लेटर लिखने के लिए, और यहाँ पर आपको बतला दिया गया है कि आप क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, और ठीक इसके बारे में आपको सब बतला दिया गया है। और इसी में से, इसी पोर्शन में से छात्र को आपको क्या लिखना है, फॉर्मल लेटर लिख देना है उस कंपनी के एचआर मैनेजर के पास। ठीक, और उस लेटर में आपको क्या क्या एक्सप्रेस करना है, ग्रेटिट्यूड अपना वहाँ पे व्यक्त करना है, और लोस्ट्रियल विजिट एंड हॉस्पिटलिटी, और मेंशन स्पेसिफिक हाइलाइट्स ऑफ द विजिट। ओके, थर्ड में सजेस्ट पोटेंशियल कोलैबोरेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप फॉर स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखा गया है। रोहन मेहता, फाइनल ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, ईमेल आपने डाल दिया है। जैसे कि फॉर्मल लेटर का तो हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 जो था हमारा, उसमें हम लोग इसके फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में हमने जाना है। और यहाँ पर देखिए अब फिर से जिसके पास सेंटर का एड्रेस लिखा जाएगा वहाँ पे, ये हो गया सेंडर जी, ये हो गए ऊपर वाले, ये रिसीवर हो गए किसके पास भेजना है। ठीक, और सब्जेक्ट वहाँ पे डालेंगे एप्लीकेशन फॉर इंडस्ट्रियल विजिट एंड प्रपोजल फॉर इंटर्नशिप कोलैबोरेशन। अब यहाँ पे अपना लिखेंगे पूरा आई एम, जो आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक, ये सब लिखने के बाद देखिए यहाँ पे वो ग्रेटिट्यूड यहाँ पे कर रहा है, हॉस्पिटलिटी एंड इंसेक्टफुल सेशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द आवर रिसेंट इंडस्ट्रियल विजिट ऑफ मैनसेरी कैंपस। यहाँ पे सब उसने बताया है अपने बारे में। और ठीक जब ये सब आपका पोर्शन कंप्लीटेड हो जाएगा, जितना आप लिखना है आपको, कंप्लीटेड के बाद अपना योर लविंग योर सिंसियरली लिखकर और अपना इंटर यहाँ पर दे देना है। ठीक, तो यहाँ से आपको 14 मार्क्स आसानी से गेन हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बेसिकली एक रिज्यूम यहाँ पर बनाना है एक पेज में। ठीक, बढ़िया से एकदम। तो आपके बारे में ये इतना दे दिया गया है कि आप क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ पढ़ाई करते हैं, कौन सा आपके पास डिग्री है, कहाँ कौन से कॉलेज से आपने ये डिग्री हासिल की है, कहाँ कौन सा प्लेस से, आपके पास क्या लर्निंग लर्निंग है, आप क्या ऑब्टेन किए हैं, आपके पास क्या स्किल है, और आपने कहाँ कहाँ अपना लास्ट ईयर वर्क दिया है। ये सब बारे में आपको यहाँ पर पूरा एकदम बढ़िया से दे दिया गया है। ठीक, अब इसी में से इस अबव चीजों को देखते हुए आपको एक रिज्यूम तैयार करना है। ठीक, तो यहाँ पर here the professionally formatted one page resume for Priya Nair Trailer to apply a summer internship at AI startups। ठीक, तो यहाँ पे अपना वो नाम लिखेगी, अपने डिग्री के बारे में, और ईमेल जो उसका होगा, फोन नंबर, वो सब मेंशन करने के बाद प्लेस वगैरह। अब यहाँ पे आइए, अपने बारे में कुछ बतलाएगी, कुछ मोटिवेशनल चीज को दर्शाएगी वहाँ पर कि उसके बारे में, उसके बाद से एकेडमिक बैकग्राउंड अपना दर्शाएगी वहाँ पर कि कहाँ से उसने अपना जो बीटेक है वो कंप्लीट आउट किया है, सर्टिफिकेट बीटेक के दौरान उसके पास क्या क्या सर्टिफिकेट अर्न हुआ है, किस किस चीज के बारे में उसके पास स्किल्स है, नॉलेज है, एकेडमिक प्रोजेक्ट है, उसने अपने एकेडमिक में कौन कौन सा प्रोजेक्ट को बिल्डअप किया है, ये सब ऊपर एबव मेंशन है, ऊपर ये जो लाइंस है इसमें सब ये मेंशन है, इसी में से आपको लिख देना है। ठीक, और उसके बाद से अचीवमेंट और एक्टिविटीज क्या क्या उसने प्राप्त किया है, कौन कौन से क्रियाकलाप उसने किया है अपने उस ट्रेनिंग के दौरान, अपने 4 साल बीटेक के कार्यकाल में। ठीक, उसके बाद से डिक्लेरेशन अपना वो देगी यहाँ पर। ठीक, और यहाँ से वो 7 मार्क्स आसानी से
गेन हो जाएगा आपको। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट एन एसे इन 200 वर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर में पूछा था, पिछले साल में, लास्ट ईयर नहीं है, लास्ट ईयर का तो ये हो गया, 2023 या 22 में पूछा था। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हटा के कॉलेज स्टूडेंट यहाँ पे कर दिया था। ठीक, और एवर देखा गया स्टूडेंट लाइव भी कर देता है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, सो किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कर पाएंगे, क्या इम्पोर्टेंस है उसका, तो देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। टाइम मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल स्किल फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एज देयर एकेडमिक journey is often filled with tight deadlines, complex projects, lab work, continuous assignments. Effective time management helps students balance academic responsibilities with personal development and extracurricular activities. जैसा कि हम जानते हैं कि बिना टाइम मैनेजमेंट के ये सब संभव होने वाला नहीं है। इंजीनियरिंग हमारे पास यदि अगर हम अपनी बात करें तो हमें सुबह जाना पड़ता है कॉलेज 10 बजे से एकदम 5 बजे तक एकदम रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ता है। उसमें 2-2 घंटे एक आवर का जो हमारा लेक्चर होता है उसे हम लोग कंप्लीट आउट करते हैं। उसके बाद से लैब वर्क हो गया, असाइनमेंट्स लिखना हो गया, लैब फाइल बनाना हो गया, तमाम तरह के एक्टिविटीज को हमें करना पड़ता है। यदि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा, टाइम मैनेजमेंट हम करके नहीं चलेंगे तो ये सारी एक्टिविटीज फेल हो जाएगी और हम एग्जाम में बेटर स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से इंजीनियरिंग कोर्स डिमांडेड टू फोकस ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। ओके, विदाउट अ स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल स्टूडेंट में स्ट्रगल टू कंप्लीट असाइनमेंट्स। अब यदि हम नहीं अगर कंप्लीट करेंगे और फोकस नहीं करेंगे अगर हम अपने टाइम मैनेजमेंट पे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा अपना असाइनमेंट लिखने में, अपने एग्जाम के लिए तैयार होने के लिए कि हमें किस प्रकार से एग्जाम की तैयारी करना है। कोई प्रोजेक्ट हमें मिला उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, अब असाइनमेंट जैसा कि टाइम मैनेजमेंट हम मान के चलते हैं कि हमें 10 10 लैब करना है। ठीक, और वो 10 जो लैब है वो अगर हम जिस दिन कंप्लीट हो रहा है उसी दिन उसका हम अगर लैब फाइल तैयार कर ले तो ये हमारे लिए काफी सुविधाजनक होगा। यदि उस दिन तैयार नहीं कर रहे हैं तो हमें जिस दिन उसे चेक कराना है वहां पर हमें 10 का 10 लिखना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी समय का बर्बादी होगा उससे। तो जब उसे हम पहले ही लिख देंगे तो वो हमारा समय क्या होगा, तो ये हो गया। ठीक, proper time planning ensure that tasks are prioritized and workload is last minute stress and academic performance. Okay, time management also allows students in internships, online course, technical event, which is essential practice learning and career building. तो ये हमारे करियर बिल्डिंग के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। ठीक, और यहाँ पे ये हो गया टाइम मैनेजमेंट के बारे में, यहाँ से हम इजीली गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है ये दो होता है, दो पर लिखना होता है, तो दोनों में अगर रहेगा, अगर एक पर लिखना आपको अर्न हो जाएगा 7 मार्क, अगर दो पर लिखना हो तो 14 नंबर में आएगा, तो आसानी से लिखा जाएगा इस पर। अब देखिए यहाँ पर एक और ऐसे लिखना है रिन्यूएबल एनर्जी पर, द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ऐसे का जो फॉर्मेट है, ऐसे का फॉर्मेट हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, और अब लिखना तो आप ही को पड़ेगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा और बढ़िया से इसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर देखिए एक और क्वेश्चन आ गया और इसमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमें एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करना है। जैसे नहीं हो गया, आपने अगर देखा होगा तो कहीं ना कहीं जब कॉलेज में मेंटर मेंटी जो होता है उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे जो मेंटर होते हैं वो तैयार करते हैं हमारे लिए। जैसे मिड सेम में आपने कितना किया, लैब में आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, फाइनल ईयर में आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, और वो जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है उसमें आपके पेरेंट्स के समक्ष उसको दर्शाया जाता है। तो उसी प्रकार से ठीक एक आपको यहाँ पर भी तैयार करना है रिपोर्ट।
तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसको तैयार किया गया है। तो काफी आसान आसान क्वेश्चन है ये, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं लिखा पाएगा। एक बार अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको एकदम ये पूरा दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ऐसे ही लिखना है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हाट आर द 7 सीज ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग, एक्सप्लेन डिटेल प्रोफेशन। ओके, जो 7 सीज है उसके बारे में हमने ऑलरेडी जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें शायद हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है उसके बारे में। और उसमें हमने पढ़ा था कि जो 7 ठो सी होता है, यानी कि जो हमारा क्लियरिटी होता है, कंसाइज होता है, क्लियरनेस होता है, कंप्लीटनेस होता है, और भी कुछ है, क्वालिटेस्ली होता है। इसका क्या क्या उपयोग है हमारे कम्युनिकेशंस में, उसके बारे में हमने बढ़िया से जाना था। और मैंने बताया था भी कि ये 14 मार्क्स या 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो यहाँ से आप लोग इसे देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक, अब ज्यादा मैं इसे डिटेल में नहीं बताते चल रहा हूँ क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा हो जा रहा है और केमिस्ट्री पर भी फोकस करना है। तो उस वीडियो को आप लोग फॉलो कीजिएगा इसके लिए। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, हाउ डज बेकन कैटेगराइज द पर्पज ऑफ स्टडी एंड व्हाट प्रैक्टिकल एडवाइस डज ही गिव अबाउट द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ बुक्स ऑफ स्टडी। जो हमारा ऑफ स्टडी था फ्रांसिस बेकन के द्वारा, वहां पे हमने पढ़ा था इसके बारे में, उसकी समरी को जाना था। इसमें जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उसके बारे में हमने जाना था। स्टडी कितने पर्पस में होता है, एक तो आदमी फॉर डिलाइट के लिए करता है, फॉर ऑर्नामेंट के लिए और फॉर एबिलिटी के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक, और इसके इस क्वेश्चन के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है पिछले वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं इससे, ऑफ स्टडी वाले से, और फिर जो हमारा वो था द लास्ट में उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्कस बेकर व्यू on the relationship between study and human character। अच्छा, and how does behave study can help correct personal defect। तो यहाँ पर हमने पढ़ा भी था कि रीडिंग मैक अ फुल मैन, फिर से हमने और देखा था कि एग्जैक्ट मैन कैसे आदमी बनता है, उसके बाद से कंप्लीट मैन के बारे में, ये सब मतलब पढ़ा था हमने ऑलरेडी। जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है उसमें हम लोग इस सब के बारे में जान चुके हैं। तो वहां से आप लोग इसे देख लीजिएगा, और यहाँ पर इसका आंसर एकदम सुस्पष्ट रूप से लिखा गया है, इसको एक बार आपको पढ़ लेना है। स्टोरी आपने अगर पढ़ा होगा तो ये कोई भारी चीज नहीं है लिखना। ठीक, देखिए, स्टडी मेक ए परफेक्ट मैन, एक्सपर्ट मैन, स्टडी मेक अ मैन विटी एंड प्लेजेंट। हाउ स्टडी करेक्ट पर्सनल डिफेक्ट, स्टडी हमारे पर्सनल डिफेक्ट को कैसे क्या करता है, करेक्ट करता है। ठीक, नेचर एबिलिटीज को फॉल्ट इन बिहेवियर में हमारा हो, मोडरेट एंड बैलेंस करता है। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा अगला है सन राइजिंग से लिया गया है। देखिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये वाला हमारा पोर्शन हो गया। ये जो तीन से जो हमारा वो लास्ट का ऑफ स्टडी वाला जो पार्ट था, उसमें का ये जो तीनों पोर्शन है, और एक ऐसे था, एक स्टोरी था और एक पोएम था। ये तीनों जो है एकदम इम्पोर्टेंट है। 7 मार्क्स 14 मार्क्स से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए आप जो हमारा पहला वीडियो है उसे जाके एकदम देखिए बढ़िया से, और उसे बढ़िया से समझिए, उसके समरी को, उसके क्वेश्चन आंसर को करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में जाके रोना ना पड़े। ठीक, तो देखिए वहां पे क्या हो रहा है, इन व्हाट्स डज Duns personify the sun, and how does this enhance the central theme of love poem Sun Rising? So, in the poem Sun Rising, the Sun Rising, John Donne personifies the sun by treating it is a lossy, busy, intrusive, and somewhat overbearing character। बतला रहे हैं सन के बारे में। ठीक, एंड ही address that sun is directly and speak to it as if it were a person with human quality। सन को बतला रहे हैं कि ये क्या है, the sun as a busy old fool।
Don't call the sun as a busy old fool on Daily Sun, which portrays the sun as a middle sun. ये सब हमने उसमें पढ़ा है। अपने पुराना वीडियो जो था ना, उसमें हमने सब ऑलरेडी इसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। वहां पे आप लोग बढ़िया से इसे जाकर देखिएगा। और ये क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पे फिर लास्ट जो हमारा था पोएम वाला पोर्शन, उससे ही पूछा है। हाउ डज ओ हेनरी डेवलप द थीम ऑफ होप एंड सेक्रीफाइस थ्रू द कैरेक्टर ऑफ बर्मन द लास्टली। तो जो बर्मन का कैरेक्टर था वो किस प्रकार से था। बर्मन सोचता था कि मैं एक बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊं, मैं एक बड़ा पेंटर बन जाऊं, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं बन पाया था। लेकिन अपने पेंटिंग से उसने क्या किया, जो हमारी इस स्टोरी में जो जमसी है उसके लाइफ को उसने बचा दिया और अंत में अपना लाइफ उसने मतलब छोड़ दिया। ठीक, तो बर्मन का रोल था उसका, जो वहां पर भी इसे दर्शाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा। ठीक, लास्ट में देखिए जो हमारा शॉर्ट नोट्स है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फ्लोइंग, तो 7 into 2 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग हो जाएगा, ईमेल राइटिंग का जो थी होता है उस पर हो जाएगा ये। और सब इजी इजी है एकदम, थोड़ा भी मतलब इसमें डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा आप अगर मेहनत करते हैं तो बढ़िया मार्क्स इस सब्जेक्ट में गेन कर पाएंगे। ठीक, ये सब तो ये था 2024 का क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर। और इसका पीडीएफ में ग्रुप में और सेंड कर दूंगा। ठीक, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में केमिस्ट्री के साथ, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ। और उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और चलिए, थैंक यू।